हाँ, प्राणी जगत या जंतु जगत। ठीक है, अब समझिए जरा फटाफट। बच्चा गेट थोड़ा बंद कर लो, थोड़ा साउंड डिस्टर्ब करता है ये। प्राणी जगत या जंतु जगत, तो सबसे सर्वप्रथम जो बिंदु आप याद रखेंगे वो क्या, कि इस जगत के अंतर्गत, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनिए, इस जगत के अंतर्गत लगभग 10 से 12 लाख से ज्यादा प्रकार के जंतु आते हैं। बात समझे? इस प्राणी जगत में लगभग 10 से 12 लाख से भी ज्यादा प्रकार, बोला संख्या नहीं है, क्या है? प्रकार। अब देखो संख्या और प्रकार दोनों में अंतर होता है। मान लो ये देखो, ये संख्या की बात नहीं है, ये क्या है? प्रकार की बात है कि एक काले रंग का है और एक लाल रंग का है। अब काले रंग के 10 है कि 20 है कि कितने हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखे हैं? प्रकार। तो हमारे प्राणी जगत में जितने भी प्राणी आते हैं, जितने भी जंतु आते हैं, उनकी संख्या अभी फिलहाल सुनिश्चित नहीं। हमने क्या बोला कि 10 से 12 लाख प्रकार के क्या मिल रहे हैं? जंतु मिल रहे हैं। दूसरा बिंदु, इस जंतु जगत का वर्गीकरण कब किया गया था? इसका वर्गीकरण कब किया गया था? तो इस जंतु जगत का वर्गीकरण कब हुआ था? 2 जगत वर्गीकरण के दौरान हुआ था। ठीक है ना, 2 जगत वर्गीकरण जब प्रणाली आई थी, शुरुआत का ही चैप्टर क्या था हमारा? वर्गीकरण। तो वहीं पे देखा था कि जब 2 जगत वर्गीकरण प्रणाली आया था, उसी समय कौन आ गया था? प्राणी जगत। किसने किया था ये 2 जगत वर्गीकरण? कार्ल लिनियस ने किया था। ठीक है, उसके बाद अगला बिंदु आता है कि जैसे हमने पादप जगत को वर्गीकृत किया था बीज रहित और बीज युक्त में, ठीक है, उसी प्रकार से इस प्राणी जगत को भी कहीं ना कहीं क्या किया जाता है? वर्गीकृत किया जाता है। वो वर्गीकरण किसने किया इसका? ठीक है, जॉर्ज क्यूवियर ने इसका वर्गीकरण किया। उन्होंने बताया मुख्यतः है तो 35, लेकिन हम देखते क्या है मुख्यतः 31 संघ। इन्होंने संघ के आधार पर, संघ को कहीं ना कहीं आधार माना और 31 संघ में बांट दिया। किसको? पूरे के पूरे प्राणी जगत को, यानी कि 31 संघ में बांट रखा इन्होंने। ठीक है, 31 में से 10 क्या है हमारे? दीर्घ संघ है, यानी कि 10 दीर्घ माने कि बहुत बड़े बड़े संघ हैं 10। ठीक है, और 21 जो है इसमें से लघु संघ है। ठीक है, जिसमें से हमें क्या करना है? इन 10 दीर्घ संघ को तो पढ़ना ही है, पढ़ना। ठीक है, ये 10 को पढ़ेंगे हम लोग, और 10 के अलावा केवल इसमें से एक को क्या पढ़ेंगे? लघु संघ पढ़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर हम लोग कितना संघ पढ़ने वाले हैं? 11 संघ पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई? तो ये जस्ट बेसिक सी कुछ बातें थी, ये बातें आपको पहले भी समझा रखा है। अब इसमें से क्या आपने नहीं लिखा था? पॉइंट नंबर 1 के बारे में नहीं लिखा था आपने। आगे ये चीज पहले बात मालूम है आपको, पहले से जॉर्ज क्यूवियर के बारे में पहले से बता रखा है। टोटल ये संघ कितने हैं, कितने हमें पढ़ने हैं, कौन से दीर्घ पढ़ने हैं, कौन से संघ, ये सब कुछ बता रखा है। क्लियर है? लिखना इसको, इनको लिखना है, लिख सकते हो, अदरवाइज हमने ये चीजें लिखवा रखी है। थोड़ा सा समय देंगे हमको तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे हम लोग। और हाँ, वो संघ याद हो गया सभी को ना? पक्का याद है ना? 7वें नंबर पे कौन है? हो गया बच्चा मिटा? देखिए, अच्छा मिटाने से पहले एक बात जरा बताइए कि जॉर्ज क्यूवियर साहब ने क्या बांट दिया? इनको संघों में बांट दिया, यानी कि कुल मिला जुला करके उन्होंने क्या कर दिया? इसका वर्गीकरण। अच्छा, वर्गीकरण करते हो तो वर्गीकरण आपने अगर 4 वर्ग में बांटा है तो चारों वर्ग की कुछ अलग अलग क्या होगी? खासियत होगी। ठीक है, अगर हमने कहा कि ये सकरी है, यहाँ पे कुछ आपने अलग सा देखा होगा, या फिर कहीं पे भी देखते हो आप, अपने घर पे ही देख लो, एक रेख आपने बना रखा है, उस रेख पे क्या रखते हो? रफ कॉपियां रखते हो, किसी पर क्या रखते हो? फेयर कॉपी रखते हो, किसी पर किताब रखते हो। ठीक है, भैया आपने कुछ तो आधार माना ना उसका, यानी कि कभी भी हम वर्गीकरण करते हैं तो बिना आधार के वर्गीकरण
नहीं होता है। जॉर्ज क्यूवियर साहब ने जब इसका वर्गीकरण किया है तो कुछ तो आधार माना होगा ना। टोटल है हमारे पास 6 आधार, ठीक है। अच्छे वो आधार हम एक बार में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 6 बिंदु सबके बारे में जानकारी हो जाएगी पहले से ही, यानी कि संघ पढ़ने से पहले ही हमारे पास 6 बिंदु आ जाएंगे। अब वही 6 बिंदु क्या है, मुख्य है। और उसके बाद खाली एग्जाम्पल याद कर लेना, एकदम मस्त मजा देगा। देखिए अब हम देखने जा रहे हैं क्या, वर्गीकरण का आधार। तो सीधा कहते हैं क्या कि प्राणी जगत का जो वर्गीकरण किया गया है उसके आधार पढ़ने जा रहे हैं। आधार किसका आधार है, अब सब लोग ना दिमाग एकदम यहां रखिएगा। आधार किसका आधार है, ये वर्गीकरण का आधार, ठीक है। किसके वर्गीकरण का आधार है, पूरे प्राणी जगत का। किसमें बांटा है इसको, संघ में बांटा है। तो आखिर संघ में बांटा है तो कुछ तो अंतर देखा होगा ना, तब तो किसी को पॉलीफेरा में रखा, किसी को सिलेंट्रेटा में रखा, किसी को टीलोफोरा में रखा, अलग अलग क्या होंगे, लक्षण होंगे। तो उस हिसाब से सबको क्या कर दिया, अलग अलग संघों में बांट दिया। सबसे पहला आधार जो है आपका वो है आपका शारीरिक संगठन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए अब ये शारीरिक संगठन का मतलब क्या हुआ कि भाई यदि कोई भी प्राणी है, कितने हमारे पास 10 से 12 लाख से ज्यादा प्रकार के प्राणी हैं हमारे पास, ठीक है। अब उन सबको हमने मात्र 31 संघ में ही बांटा है, यानी कि एक एक संघ में बहुत सारे जीवों को रखा गया होगा, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं एक आधार माना। पहला आधार क्या है, शारीरिक संगठन। अब देखना अगर लिख रहे हैं गलती लिखेंगे तो बताइएगा, क्या कोई ऐसा जीव होगा जिसका शरीर केवल कोशिका से बना होगा? सोचना, थोड़ा सा दिमाग खर्च करना। क्या कोई ऐसा जंतु होगा जिसका शरीर केवल कोशिका से बना होगा? बोलो बोलो जल्दी बोलो, होगा जंतु ऐसा? क्या कोई ऐसा भी होगा जिसका शरीर, कोशिका का समूह क्या कहलाएगा, ऊतक, यानी कि केवल उसका शरीर ऊतक से बना होगा? संभव है? कोई ऐसा जंतु, कोई ऐसा प्राणी है, बाद में बात करेंगे कौन है वो, ठीक है। तो कुछ ऐसे होंगे जो जिनमें क्या मिलेगा, अंग मिलेगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनमें क्या मिलेगा, अंग तंत्र मिलेगा। ये नीचे बॉर्डर कट नहीं रहा है ना, देखो जरा, आ रहा है ना बराबर? चलो ठीक है। तो कोशिका का स्तर पे कोई जीव हो सकता है, ऊतक के स्तर पे हो सकता है, अंग के स्तर पे या अंग तंत्र स्तर पे। तो इसको कहते हैं हम लोग कोशिका स्तर का संगठन, ऊतक स्तर का संगठन, अंग स्तर का संगठन और अंग तंत्र स्तर का संगठन। समझ में आई? अब सीधा सीधा देखो कि भाई अगर कोई जीव है, आई केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना है, तो इसका शरीर कैसा है, कोशिका स्तर का है। अगर हम कह रहे हैं कि इसमें केवल खाली क्या मिल रहा है, कोशिका का समूह मिल रहा है, तो कोशिका का समूह मिल रहा है माने क्या कहलाएगा, ऊतक, यानी कि इसके अलावा कुछ इसमें नहीं है, तो इसका शारीरिक संगठन कैसा हो जाएगा, ऊतक स्तर का हो जाएगा। अगली बार में कह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है ना कि कोशिका भी है, कोशिका के साथ साथ ऊतक भी है, आई ऊतक मिलके क्या कर रहा है, अंग बना रहा है, ठीक है। और अंग में क्या, बहुत सारे अंग नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं केवल क्या मिल रहा होगा, एक अंग मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है इसमें, केवल अंग स्तर का संगठन हो गया। फिर हमने अगला क्या बोला, अंग तंत्र स्तर का संगठन है, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी जीव होंगे जिनमें बहुत सारा अंग मिलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, अंग तंत्र, यानी कि ऐसा हो सकता है सभी में, ठीक है। अब सीधा सीधा देखो, अंग स्तर सॉरी कोशिका स्तर का संगठन मिलता है 1 नंबर वाले में, इसमें 2 3 ये हो गया 4 और 5 से लेकर के 11, काम खत्म। ठीक है। कोशिका स्तर का संगठन होता है किसमें, पॉलीफेरा में। ऊतक स्तर का संगठन किसमें, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। अंग स्तर का संगठन प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक कैसा है, अंग तंत्र स्तर का संगठन। कितना आनंद आया ना। अब बताओ कि पॉलीफेरा के बारे में एक लक्षण की जानकारी हो गई कि नहीं हो गई?
एक और चीज का जानकारी हो गया कि पॉलीफेरा का अंग, अगर हम बात करें कि उसका कोशिका, उसका शारीरिक संगठन कैसा होगा, तो कैसा होगा, कोशिका स्तर का। पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा का कैसा होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस का कैसा होगा, उसके बाद एस्केहेल्मिन्थेस मोलस्क, उसके बाद एनालिडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा जो भी है, सारे के सारे कैसे होंगे, एक एक लक्षण की जानकारी हो गई। चलो, एक आधार एक पॉइंट की जानकारी आपको हो गई, फटाक से खत्म करो, हो गया सभी का। चलो मिटाएं इसको। अब एक इससे पहले जरा एक बात मुझे बताओ कि बच्चा, यदि मैंने बोला तंत्र, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा इस तंत्र को? व्हाट डू यू मीन बाय अ सिस्टम? तंत्र क्या है? व्हाट इज सिस्टम? या फिर यहां पे हमने क्या बोला, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। क्या है अंग तंत्र, क्या है ऑर्गन सिस्टम? फटाफट बताएं जरा। सोच के आए थे आज 6 आधार खत्म कर देंगे, हमको लगता है कि 2 को 3 को खत्म करने में हालत खराब हमारा हो जाएगा। किसी को नहीं पता, ध्यान से सुनो। अंग तंत्र का मतलब क्या होता है कि अभी शारीरिक संगठन में ही हम लोग शारीरिक संगठन से बाहर नहीं निकले, पहले ही आधार में। अभी देखिए क्या बोल रहे थे, अंग तंत्र, अंग तंत्र, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि कार्य एक है, कार्य केवल एक है। दूसरा, पहला स्टेटमेंट हो गया कार्य केवल एक है। दूसरा स्टेटमेंट, करने वाले अनेक हैं। बस समझे? वैसे को क्या कहते हैं, अंग तंत्र। पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। जैसे पाचन, पाचन क्या है, एक कार्य है, केवल और केवल एक कार्य है। पाचन करना, भोजन का पाचन करना केवल एक कार्य है, लेकिन पाचन कराने में कौन कौन अंग शामिल? मुख, मुख के बाद रसिका, फिर अमाशय, अमाशय के साथ लीवर जुड़ा है, किडनी जुड़ा है, सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, पाचन कराते हैं। तो ये इस काम में जितने लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, उन सब को मिला के हम क्या कह देते हैं बच्चा, पाचन तंत्र कहते हैं। अब बात पल्ले पड़ी, श्वसन तंत्र। श्वसन करना केवल एक कार्य है, लेकिन श्वसन करने में कहीं ना कहीं एक अंग अकेला काम कर रहा है कि एक के साथ बहुत सारे मिलके काम कर रहे हैं? बहुत सारे मिलके काम कर रहे हैं। नाक का काम कर रहा है, इसके बाद श्वसन नलिकाएं काम कर रही है, फिर हमारे फेफड़े काम कर रहे हैं, वहां से हृदय में जा रहा है, सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा, श्वसन तंत्र। क्या है, एक बहुत बड़ा सिस्टम। परिसंचरण तंत्र, रक्त जो हमारे शरीर में घूमता है, इसको घुमाना क्या एक काम है, परिसंचरण कराना एक काम है, ठीक है। लेकिन इसको घुमाने में एक नहीं, एक से अधिक अंग शामिल होते हैं, तो इसलिए उन सभी अंगों को मिला करके क्या कहते हैं, तंत्र कहा जाता है। अब बात पल्ले पड़ी, ठीक है। लिखना चाहोगे इसको, बट छोटा मोटा चीज नहीं लिखना चाहिए। छोटा मोटा चीज कौन लिखता है जी, जो एकदम कमजोर है? तो लोग तो एकदम ब्रिलियंट है। आगे बढ़े। अब देखिए, जिनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन मिल रहा है, जिनमें अंग तंत्र स्तर का क्या मिल रहा है, संगठन मिल रहा है, ठीक है। तो ये अंग तंत्र स्तर का जो संगठन मिल रहा है, उनके शरीर के अंदर 2 चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहला, यदि हम पाचन तंत्र कहें, अरे और दूसरा परिसंचरण तंत्र। पाचन तंत्र के विषय में बात कर रहे हैं कि पाचन तंत्र जो होता है,
अब किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? उस जीव के विषय में जिसमें क्या मिल रहा है? अंग तंत्र स्तर का संगठन। तो उसमें जो पाचन तंत्र होगा ना बच्चा, उसका पाचन तंत्र है 2 प्रकार का। देखिए कौन कौन सा प्रकार है। सबसे पहला पूर्ण पाचन तंत्र, जिसको कहते हैं हम लोग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और दूसरा है अपूर्ण पाचन तंत्र, इसको कहते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। हिंदी लिख दिए बाबू, खत्म कर दिए, इसीलिए तो हटा दिए, हमें भी समस्या हो रही थी, स्पेस का कमी है यहाँ पे। आगे देखो परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या होता है? रक्त को घुमाना, और उस घुमाने के क्रम में जो जो लोग शामिल है उन सबको मिला के क्या कह देते हैं? परिसंचरण तंत्र। ये भी होता है 2 प्रकार का, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र और एक होता है बंद परिसंचरण तंत्र। क्या हो गया? चेक कर रही हो हमारे अंदर खुला है कि बंद है? अरे बुड़बक, देखो इधर एरिया कैप्चर है ना? देखिए सीधा सीधा कि यहाँ पर एक कोई जीव है, यहाँ भी हमने किसी एक जीव को रख दिया, ठीक है, और ये जीव का हो गया मुख, ये भी क्या है? मुख, ठीक है। ये हो गया उस जीव का गुदा, लेकिन इस जीव में गुदा नहीं, ठीक है, इस जीव में गुदा नहीं है। अब हमने एक ऐसा जीव देखा जो क्या करेगा कि जब भोजन करना होगा तो मुख से भोजन करेगा, ठीक है। ये उसके बाद क्या होता है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र कहां से कहां तक होता है? मुख से लेकर के गुदा तक का जो नलिका मिल रही है हमारे शरीर में, क्या एक नलिका मिल रही है, और वो नलिका कहीं ना कहीं मुख से लेकर के गुदा तक कनेक्टेड है। वो पूरी की पूरी नलिका क्या कहलाती है? हमारी पाचन तंत्र का हिस्सा है वो, ठीक है। उस नलिका से जो जो लोग जुड़े होंगे वो सब भी क्या होंगे? पाचन तंत्र के हिस्से होंगे। यानी कि हमारा पाचन तंत्र कहां से कहां तक है? मुख से लेकर के गुदा तक। तो एक ऐसा जीव है जो मुख से या फिर मुख के रास्ते क्या करता है? भोजन करता है, और इसके शरीर के अंदर क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है वो गुदा के रास्ते बाहर चला जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में ऐसे पाचन तंत्र को कहते हैं क्या हम लोग? पूर्ण पाचन तंत्र। बात पल्ले पड़ी? दूसरा देखो, ये क्या है? अपूर्ण पाचन तंत्र। अब अपूर्ण पाचन तंत्र का मतलब क्या है? कि इसके पास मुख तो है, भोजन तो करेगा, मुख के अलावा कहीं गुदा दिख रहा है क्या? नहीं। यानी कि जब अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की बारी आएगी तो इसी मुख के रास्ते क्या करेगा? ये बाहर भी निकालेगा। समझ में आई? यानी कि एक ऐसा जीव जिसमें भोजन करना और अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना दोनों एक ही रास्ते से होता है, ऐसे स्थिति में इसको क्या कहते हैं हम लोग? अपूर्ण पाचन तंत्र। डन। अब ये जो कर रहे हो सब ना, ऐसा मनुष्य में ना होता है, असल में है ना। तो अब आ जाओ इधर, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब इसका मतलब क्या है? तो ये देखो, एक ऐसा शरीर है देखो, और एक और शरीर है, ठीक है, देखो इधर। अब यदि हम बात करें कि खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि पूरा का पूरा ब्लड इसके बॉडी में घूम रहा है, चारों तरफ घूम रहा है इसके बॉडी में। एक है का बंद, तो बंद माने कहां दौड़ रहा है? नस में दौड़ रहा है ना, यानी कि वाहिनी या वाहिनिकाओं में या रक्त नलिकाओं में दौड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में ऐसा परिसंचरण तंत्र क्या कहलाएगा? बंद परिसंचरण तंत्र कहलाएगा। तो अभी भी हम कहां पर हैं? अपने शारीरिक संगठन के अंतर्गत ही आ रहे हैं। शारीरिक संगठन में क्या देखा? कि ऐसे जीव जो कहीं ना कहीं कैसे हैं? अंग तंत्र स्तर के संगठन वाले हैं, उनके अंदर पाचन तंत्र कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का। परिसंचरण तंत्र कितना प्रकार का है? 2 प्रकार का, ठीक है। खत्म करिए इसको जरा। उसी में शारीरिक संगठन वाले में ही लिखिएगा, अलग से कहीं मत लिख दीजिएगा।
अच्छा इसका एग्जाम्पल नहीं लिखे ना जी, देखो पूर्ण पाचन तंत्र का लिख लेना 5 से 11, ठीक है, समझ गए। और ये अपूर्ण में लिख लीजिएगा 2 3 4 1। पॉलीफेरा कोशिका स्तर का संगठन है बाबू। हे भगवान, अरे बाबा सुनो सुनो तनिक ठहरो, ठीक है। पाचन तंत्र में ऐसा भी तो पाचन तंत्र है जो कैसा है, अपूर्ण है। यहाँ अपूर्ण की बात हो रही है ना, तो पॉलीफेरा में मुख वगैरह नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे आ जाएंगे किसमें, पॉलीफेरा, उसके बाद सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थेस, इनमें क्या होता है, एक ही द्वार होता है भोजन को अंदर लेने के लिए भी और बाहर करने के लिए भी। बात समझे? ठीक हो गया, 2 3 4। इधर बंद में क्या हो गया, केवल 11 नंबर है, कौन, और डेटा। कॉर्डेटा में क्या मिलेगा, केवल और केवल बंद परिसंचरण तंत्र मिलेगा। हाँ हम लोग भी कॉर्डेटा में ही आते हैं बच्चा। का बोलो बोलो बोलो, फिर तुम्हारा सुन ले उसके बाद हम आगे बढ़ते। बोलो, अरे बोलो जल्दी, फिर भूल गया, सोच के बोलो जल्दी। बीच में रोकते हो तो कम से कम सवालवा तो अपना कंप्लीट किया करो, बुड़बक नहीं पूछना है। किसमें 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 किसको? अरे बाबा हमने क्या बोला आपसे कि यदि पाचन तंत्र की बात करते हैं हम लोग तो तंत्र, तंत्र लगाया तो किसमें आएगा बच्चा, ये अंग तंत्र स्तर में आएगा, ठीक है। तो हमारे अंदर जो पाचन तंत्र है हमारा वो कैसा है, पूर्ण है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ऐसा जीव है जिसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन मिल रहा है और उसके अंदर मुख खाली मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पे बात किया था क्या कि अंग तंत्र स्तर पर अगर हम बात करें तो जो पाचन तंत्र मिलता है ये पाचन तंत्र 2 प्रकार का होता है। अब अभी इससे पहले आपने ध्यान दिया था कि 2 3 4 किसमें आता है, उत्तक स्तर पे आता है, ठीक है। और आपने तो सर लिख दिया अंग तंत्र पे। बाबू अंग तंत्र पे हमने इस पाचन तंत्र को लिखा है, ठीक है, इसको नहीं लिखा है, अपूर्ण को नहीं लिखा है। समझ में आया? हमने केवल पाचन तंत्र को लिखा है। पाचन तंत्र किसमें मिलता है, पाचन वाले तंत्र की बात कर रहे हैं, तो ये पाचन तंत्र किसमें मिल रहा है, सोच के जरा देखो तो किसमें मिलता है, 5 से लेकर के 5, ठीक है। अंग तंत्र स्तर का संगठन 5 से लेकर के 11। अब ये जो पाचन तंत्र है ये वापस 2 प्रकार का है, एक है का आपका पूर्ण और दूसरा है अपूर्ण। तो पूर्ण वाला कहां से देखो तो 5 से 11 अभी भी है ये ना, है ये, ठीक है। ऐसे में भी कुछ ऐसा होगा जिनमें कि पाचन तंत्र तो है लेकिन पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं है, कुछ कमियां हैं। तो वो कमियां किसमें है, 2 3 4। अब समझ में आ गया? चलो टीका हो गया बंद, और खुला लिख देना 7 और 8 में। अभी मत कहिएगा कि सर 11 से पहले कहाँ गया 1 से 6, इस सब में ना है ना बाबू, वो सब में परिसंचरण तंत्र नहीं है, नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने केवल इंग्लिश नाम दे करके छोड़ दिया है, कभी ऐसा हुआ है क्या? ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल समझा के छोड़ते हैं। कहो तो इंग्लिश को त्याग देते हैं। बायोलॉजी में अगर इंग्लिश नहीं है तो बाबू फिर कोई पढ़ने का मतलब है? बायोलॉजी का आधार है इंग्लिश। बहुत अच्छा बोल रहा है। अच्छा इसी को जरा इंग्लिश में बोल के दिखाओ तो। हाँ वेरी गुड। हाँ तब का ऐसा ही एगो है ना, अभी कल परसों देख रहे थे एक छोटा सा रील्स था, बाकी देखते हैं मैं है नहीं, उतना समय मिलता नहीं है। कोई भेज देता है व्हाट्सएप पे, एक लोग भेजा था, वो भी मेरा स्टूडेंट है। अब वो क्या भेजा ना कि वो एक लड़का है जाके वो कह रहा है कि बाबूजी तनी इंग्लिश वाला मार्क्स साहब के पैसा देवे के बाद। बोला ये बतिया तो इंग्लिश में बोल के दिखाओ, ठीक है। तो वही बात, हाँ तो वही कहता बाबूजी इंग्लिश वाला मास्टर साहब के पैसा देवे के बाद फीस। बोला कौन बात ना बच्चा, ये बतिया तो इंग्लिश में बता के देखा। इंग्लिश के क्लास कर रहा है, फीस मांगने के लिए गया हुआ है। हाँ बस वैसे ही। चलो आगे देखो क्या है अगला आपका, सममिति, ठीक है, सिमेट्री। हाँ बोल लो।
हाँ बिल्कुल वही है। देखिए अब सममिति समझे हम लोग जरा फटाफट, हो गया एडिंग। चल अब देखो सममिति जो होती है, सममिति का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा जरा यहाँ पे। क्या किस बात पे हंसी आ रही है? अरे कितना हंस रही हो जी सब? हाँ भाई सारे इतना खूबसूरत है ये है। अच्छा वो स्वर वाला स्वर बोलेगा। चलो देखो समझिए जरा बात को समझिएगा। अब यहाँ पे सममिति का मतलब क्या है? सममिति का मतलब होता है कि किसी एक अक्ष से किसी वस्तु को, किसी जीव को यदि काटा जाए, अब काटना नहीं है जीव को, मतलब एक अनुमान लगाया जाए, ठीक है, यदि वो हम काट रहे हैं किसी एक अक्ष से तो वो कितने बराबर भागों में कट रहा है। तो जैसे यदि हम मनुष्य की बात करें, ठीक है, क्योंकि मनुष्य भाई प्राणी जगत पढ़ रहे तो मनुष्य भी तो आएगा ना इसमें। तो मनुष्य को अगर मैं इसके इस अक्ष को मान लिया कि ये क्या है, इसका एक केंद्र है, ठीक है, इस केंद्र से यदि कुछ ऐसे काटूं, क्या इसके शरीर के पूरे बराबर हिस्से बनेंगे क्या? एक हाथ एक पैर, मुंडी का आधा भाग है ना, फिर इधर मुंडी का आधा भाग, एक हाथ एक पैर। कहाँ हो गया भाई? किस बात पे हंसी आ रही है बच्चा सूरज पांडे? है ज्यादा विशेष नहीं सोच रहे हो? है चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पर केवल क्या बनती है कि दो बराबर भाग बनते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है हमारी? द्विपार्श्व सममिति, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल कहते हैं इसको। दूसरा, यदि एक कोई गोलाकार जीव है, अब जंतु पढ़ रहे हैं, प्राणी पढ़ रहे हैं तो प्राणी की बात करेंगे। यदि कोई गोलाकार जीव है, अगर मैं इसको किसी भी अक्ष से काटूं, ये लो दो बराबर भाग मिल गया, यहां से देखो फिर से ये वाला भाग बराबर, यानी कि मैं इसको कितनी बार भी काटूं बस एक ही अक्ष से काटते जाना है, मुझे बार बार क्या मिलता जाएगा? बराबर भाग मिलता जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सममिति क्या कहलाती है? और ये सममिति, ठीक है, रेडियल सिमेट्री। और इसको कौन एंगल से काटो ये बराबर नहीं मिलेगा, किसी भी अक्ष से नहीं काट सकते हैं हम लोग इसको, ठीक, तो कभी भी बराबर भाग नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? असममिति। चलो जल्दी खत्म करो इसको, देखो यहां तक, ठीक है, यहाँ पे असममिति एक हो गया, ठीक है। अब देखो और ये सममिति में कौन है? 2 3 9, पहले डाउट लगा था मुझे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 9 पे फिर से स्टार रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बता रहे क्यों स्टार रखा है यहाँ पे। अब इसके बाद द्विपार्श्व में कौन कौन है? तो द्विपार्श्व के लिए यहाँ लिख देते हैं आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। देखो 9 यहाँ भी आया है और 9 यहाँ भी आया है, ठीक है। यानी कि आपके द्विपार्श्व सममिति को दिखाने वाले कौन है? सिलेंट्रेटा से लेकर के कॉर्डेटा तक, ठीक है। यहाँ पर कौन है? सिलेंट्रेटा, और कौन है? ये कौन है? 3 नंबर, 3 नंबर कौन है? इकाइनोडर्मेटा कौन है जी? 9 नंबर इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि इकाइनोडर्मेटा में हमने कहा है क्या कि कौन सी सममिति मिल रही है? और ये सममिति ऐसी इकाइनोडर्मेटा में क्या बोला कि द्विपार्श्व भी मिल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? होता है, देखिए कैसे होता है कि जब ये कहा गया आपका ये इकाइनोडर्मेटा है, जब ये वयस्क अवस्था में होता है। वयस्क अवस्था मतलब कि जब वो एकदम से मैच्योर है, ठीक है। ये रहा इकाइनोडर्मेटा, कहीं पे लिख दें, चलो समझ लीजिएगा 9 नंबर में। तो जब ये क्या होता है? वयस्क अवस्था में होता है। तो वयस्क अवस्था में कैसी परिस्थिति दिखाता है ये? और ये सममिति, यानी कि जब ये वयस्क अवस्था में होगा, कितना भी भाग में काटोगे ये बराबर बराबर भाग में कटता जाएगा। यही पे देखो फिर से दोबारा 9वां नंबर यहाँ मिलाया है, किसमें? द्विपार्श्व में। जब ये होता है किस अवस्था में?
लार्वा अवस्था। कोई बताएगा लार्वा अवस्था? बताइए, नहीं पता? देखिए लार्वा अवस्था का मतलब क्या होता है, कोई भी जीव ने यदि जन्म लिया और उसके बाद जन्म लिया तो फिर क्या होगा, बड़ा होगा, वयस्क होगा। तो जन्म लिया है जब, उस समय की शकल सूरत अलग है, और जब वो वयस्क हो गया तो उस समय की शकल सूरत अलग है। तो जो जन्म लिया है उस स्थिति को क्या कहते हैं, लार्वा। ठीक है। मेंढक जानते हो? तो मेंढक कैसे, मान लो कि मेंढक का युग्मनज है, ठीक है। युग्मनज क्या करेगा, आगे चल के जीव का निर्माण करेगा। तो जीव के रूप में क्या बनता है, इससे टेडपोल बनता है। मेंढक जो आप देखता हो उतना खूबसूरत वाला ना, वो पहले ऐसे रहता है, बाद में बनता है वो का मेढक, तो बाद में जाकर के क्या बन रहा है, फ्रॉग। तो ये क्या कहलाएगा, इसका वयस्क अवस्था कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगी, इसकी लार्वा अवस्था। ठीक है। मच्छर में भी आता है क्या, लार्वा अवस्था। मच्छर को भी देखोगे तो पहले ऐसा ही कुछ दिखाई देगा पानी में, और फिर कुछ दिन के बाद जो है मच्छर बन के वहां से उड़ने लगता है। तो मच्छर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसका वयस्क अवस्था, और उसमें क्या मिलता है, लार्वा अवस्था। वैसे ही बच्चा इकाइनोडर्मेटा में भी क्या मिलता है, द्विगु अवस्था, यानी कि इसकी लार्वा अवस्था भी है और वयस्क अवस्था भी है। जब ये वयस्क अवस्था में होता है तो कैसा सम्मिति है इसके पास, और ये सम्मिति है, और जब ये लार्वा अवस्था में तो कैसा है, द्विपार्श्व सम्मिति। चलो दूधू का बिंदु कंप्लीट हुआ, सारे का खत्म है इसमें 2 और 3, हाँ ये दोनों में है। अरे बाबा तू लोग के चक्कर में सही में मिस्टेक, 2 और 3 यहाँ नहीं होगा जी, मिस्टेक हो गया था भाई। सही, आप सही है, लिख लो।